नमस्कार। राजनीतिक विचारधारा अ, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी परिपाटी के रूप में हमारे सामने है, जहाँ पर हम हर व्यक्ति को जो हमारे सामने से गुज़रता है अ, ख़ास तौर पे अगर उसका थोड़ा भी राजनीतिक रुझान हो, तो उसके बारे में हम ये सोचने का, समझने का प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा क्या है। और यह हमारे आम जीवन में काफ़ी हद तक प्रचलित शब्द है। जब भी हम चुनाव की बात करते हैं, जब लोकतंत्र में अलग-अलग तरीके से लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनके विचारों को एक विचारधारात्मक ढाँचे में कैद कर कर देखें। और इसी आधार पर बातों को समझने के लिए कई बार यह कहा जाता है कि अगर एक वामपंथी पार्टी है, तो वह किसी खास मुद्दे पर किस तरीके का विचार रखेगी। अगर कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुस्तान में है, तो उसकी विचारधारा किस तरीके से है। भारतीय जनता पार्टी है, तो उसकी विचारधारा किस तरीके से है। कई बार हम यह भी सुनते हैं कि अब विचारधारा की राजनीति नहीं रही है, बल्कि विचारधारा की राजनीति के स्थान पर अब सिर्फ अ, पदों की लालसा को महत्व दिया जा रहा है। तो इस आधार पर मैं सिर्फ यह रेखांकित करना चाहता हूँ कि अगर हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, तब भी हमारे रोज-रोज के जीवन में इस आइडियोलॉजी या विचारधारा शब्द का बार-बार आगमन होता है, बार-बार हम उसका सामना करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है राजनीतिक विचारधारा के रूप में राजनीतिक विचारधारा के बारे में, वह यह है कि जो राजनीतिक विचारधारा है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, वह एक शब्द जो एक विचारधारा की जो अवधारणा है अ, उस तक पहुँचने से पहले मैं सिर्फ़ आप लोगों को यह ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जो राजनीति के बारे में हमारी समझ है जो कि अरस्तू से हमें प्राप्त होती है, जिसमें यह कहा गया है कि जो मनुष्य होता है, वह एक राजनीतिक प्राणी के रूप में होता है और एक राजनीतिक प्राणी के रूप में मनुष्य हमेशा ही इस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करता है कि उसका जो एक गुड लाइफ का नोशन है, उसे वो किस तरीके से हासिल कर सकता है। और उस गुड लाइफ के नोशन को हासिल करने के लिए उत्तम जीवन की जो अवधारणा होती है, उसको हासिल करने के लिए वह अलग-अलग तरीके की गतिविधियों में भागीदारी करता है, जहाँ उसे कई तरीके के संसाधनों की ज़रूरत होती है और उन संसाधनों को हासिल करने के लिए वह एक तरीके से शक्ति के संघर्ष में भी उलझता है। तो ये जो एक राजनीति का पूरा स्वरूप है, उसमें हम अगर विचारधारा की भूमिका की बात करते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि हम इस पहलू को समझना चाह रहे हैं कि जो विचारधारा है, यानी कि जो ये पूरा राजनीति की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें अलग-अलग तरीके के संघर्ष हैं, उसमें हम किस नज़रिए से इस पूरी गतिविधि को देखते हैं। हम किस नज़रिए से मानव समुदाय के भीतर जो शक्ति का संघर्ष है, जो संसाधनों के बँटवारे का प्रश्न है या जो गुड लाइफ़ के नोशन को हासिल करने का सवाल है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम आम-फ़हम रूप में विचारधारा की समझ कायम कर सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन अगर हम विचारधारा की अवधारणा की बात करें, तो विचारधारा या आइडियोलॉजी जो कि इसका इंग्लिश वर्ड है, उसकी शब्द की जो एक शुरुआती उत्पत्ति है, उसके बारे में कोई साफ विचार नहीं है। सबसे पहले एंटोनी डेस्टुट डी ट्रेसी द्वारा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इसका इजाद किया गया और सबसे पहले 1796 में इसका सार्वजनिक रूप से प्रयोग हुआ। ट्रेसी ने विचारधारा को विचारों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। जैसे जूलॉजी वर्ड है, वैसे ही आइडियोलॉजी वर्ड को का प्रयोग किया गया। लेकिन विचारधारा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और इसके अलावे विचारधारा डेविड जो मैकलेन एक सिद्धांतकार हैं, उन्होंने ये कहा कि विचारधारा पूरी समाज विज्ञान की सबसे धुंधली अवधारणा है, यानी कि इसकी एक साफ परिभाषा हम नहीं दे सकते हैं और उन्होंने ऐसा कहने के पीछे 2 कारण बताए। पहला, विचारधारा की सभी अवधारणाएँ सिद्धांत और व्यवहार के बीच संबंध को स्वीकार करती हैं। यह विश्वासों और सिद्धांतों के बीच संबंधों और राजनीति में विचार की भूमिका तथा भौतिक जीवन या राजनीतिक आचरण के बारे में अत्यंत विवादास्पद वाद-विवाद को सामने ले आती है।
यानी कि हमारे जीवन में जो अलग-अलग तरीके के विचार हैं और हर व्यक्ति के विचार अलग-अलग हैं क्योंकि हम अलग-अलग व्यक्ति हैं इसलिए। तो ऐसी स्थिति में जो विभिन्न तरीके के वाद-विवाद उभर कर सामने आते हैं, उनको यह सामने लाने का काम करती है। और दूसरा विचारधारा की अवधारणा विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच जारी मौजूदा संघर्ष से खुद को अलग नहीं रख पाई है। अक्सर इसका इस्तेमाल एक विचारधारा द्वारा दूसरी विचारधारा की निंदा करने के लिए किया जाता है और हम इसे अपने आम जीवन के उदाहरण में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विचारधारा की जो पूरी बात है वह एक तरीके से विचारधारात्मक टकराव के रूप में सामने आती है। अगर कोई व्यक्ति उदारवाद का यानी कि लिबरलिज्म का समर्थक है, तो वह मार्क्सवाद की कई आधारों पर आलोचना करता है और उस तरीके से जो मार्क्सवादी व्यक्ति होता है, वह उदारवाद को संदेह से देखता है, उसे पूंजीवाद के समर्थक विचार के रूप में प्रस्तुत करता है। अब अगर हम विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ शब्दों, कुछ अर्थों के बारे में बातचीत करें, तो यह बात सामने आती है कि मोटे तौर पर विचारधारा शब्द से या जब विचारधारा की आम जिंदगी में प्रयोग करते हैं, तो उससे कई तरीके के अर्थ जुड़े हुए हैं। यह एक राजनीतिक विश्वास प्रणाली के रूप में है, राजनीतिक विचारों का कार्य उन्मुख समूह है, शासक वर्ग के विचार के रूप में है, आमतौर पर मार्क्सवादी इस तरीके से इसको व्यक्त करते हैं, जिसके बारे में आगे हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक विशिष्ट सामाजिक समूह या सामाजिक वर्ग की विश्व दृष्टि के रूप में भी इसको देखा जाता है। ऐसे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को व्यक्त करते हैं, यह भी विचारधारा के बारे में एक मान्यता है। ऐसे विचार जो शोषितों के बीच झूठी चेतना को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद कई बार विचारधारा को ऐसे विचारों के रूप में देखा जाता है जो व्यक्ति को एक सामाजिक संदर्भ के भीतर सिचुएट करते हैं और उनके भीतर सामाजिक जुड़ाव की भावना पैदा करते हैं। और फिर आधिकारिक रूप से स्वीकृत ऐसे विचारों के रूप में भी इन्हें देखा जाता है जिनका उपयोग राजनीतिक व्यवस्था को वैधता देने के लिए किया जाता है। फिर इसे एक सर्वसमावेशी राजनीतिक मत के रूप में देखा जाता है जो सत्य पर एकाधिकार का दावा करता है और राजनीतिक सूत्रों का अमूर्त और अत्यंत व्यवस्थित समूह भी इसे माना जाता है। कुल मिलाकर अगर हम इसको देखें तो हम यह कह सकते हैं कि विचारधारा के बारे में अलग-अलग तरह की कई मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं के कारण ही विचारधारा के बारे में जो हमने शुरुआत में कहा कि इसके बारे में एक खास या साफ या स्पष्ट परिभाषा के रूप में समझ मौजूद नहीं है, तो वो इन्हीं अलग-अलग व्याख्याओं के कारण है, क्योंकि एक तरीके से इसे कभी भी समझने का प्रयास नहीं किया गया। अगर कुछ प्रयास हुआ तो उसमें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि हम सब इसके पीछे अगर उसको एक विश्व दृष्टि के रूप में भी देखते हैं, विश्व दृष्टि का मतलब हुआ कि दुनिया को समझने का एक तरीका, तब भी चूंकि हम अलग-अलग मनुष्य हैं तो हमारे उसे देखने का तरीका अलग-अलग होगा। तो ऐसी स्थिति में विचारधारा को हम एक सर्व स्वीकृत परिभाषा के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा के बीच किस तरीके का संबंध होता है। सबसे जो बुनियादी चीज है वो यह है कि हम कई बार राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा के बीच में अंतर को, डिफरेंस को बहुत ही साफ तरीके से नहीं समझ पाते हैं। कई बार हमें यह लगता है कि उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत और उदारवाद यानी कि उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक सिद्धांत के रूप में और उदारवाद एक विचार के रूप में एक जैसी चीजें हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जो विचारधारा और सिद्धांत जो दो चीजें होती हैं, उन दोनों में एक अलगाव होता है। जो बुनियादी अलगाव है वह यह है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वह तुलनात्मक रूप से खुला होता है। सिद्धांत यह कोशिश करता है कि यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाए कि कुछ निश्चित दृष्टिकोणों को क्यों अपनाया जाना चाहिए या किन्हीं विशेष सिद्धांतों के आधार पर कोई काम क्यों नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विचारधारा सभी कारणों को साफ तौर पर सामने लाने का प्रयास नहीं करती है और यानी कि विचारधारा जो है वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करने की जगह हल्के तरीके से बातों को साबित करने की कोशिश करती है तथा सिद्धांतों को फॉर्मूला या सूत्रों में बदल दिया जाता है। मसलन फाशीवाद या राष्ट्रवाद के मामले में ऐसा होता है। कुछ मामलों में विचारधारा रणनीतिक रूप से विवेक से जुड़ी रहती है, लेकिन सिद्धांत में
यह जुड़ाव प्रमुख रूप से होता है। अब मैं यहाँ यह कहना चाह रहा हूँ कि जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह यह है कि एक तरीके से जो सत्य है, जो वस्तुनिष्ठता है, जितना उसे हासिल किया जा सकता है, उसे हासिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कई बार विचारधारा के भीतर यह प्रयास काफ़ी आगे तक नहीं जाता है। वहाँ भी यह कोशिश होती है, लेकिन यह कोशिश फिर एक बंद दायरे में बंध जाती है और इसमें फिर यह कहा जाता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई मार्क्सवादी विचारधारा को मानता है, तो वह इस बात पर बार-बार जोर देता है कि मार्क्सवाद के भीतर जो बातें कही गई हैं, वही सत्य के रूप में है और उसमें उतना खुलापन नहीं रह पाता है कि वह मार्क्सवाद की सीमाओं को देखते हुए काफ़ी आगे तक जाए। लेकिन सिद्धांत हमेशा ही इस खुलेपन की माँग करता है। तो इस अर्थ में विचारधारा और सिद्धांत के बीच में महत्वपूर्ण अंतर है। तो जब हम उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं, तो वह आत्म आलोचना या सीमाओं को दिखाने की एक लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया का नाम है। लेकिन जब हम उदारवाद को विचारधारा के रूप में देखते हैं, तो कई बार हम यह पा सकते हैं कि जो उदारवाद की आलोचनाएँ होती हैं, वह विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति को नागवार गुजरती हैं और वह अक्सर उससे उदारवाद को बचाने की कोशिश करता है या अगर वह मार्क्सवादी है, तो वो उससे मार्क्सवाद को बचाने की कोशिश करता है। तो आप हमेशा ही यह अपने दिमाग में साफ तस्वीर रखेंगे कि उदारवाद और जो राजनीतिक सिद्धांत है और विचारधारा है, ये दोनों अलग-अलग वस्तुओं के रूप में, अलग-अलग विचारों के रूप में, अलग-अलग अलग तरीके की सोच के रूप में हमारे सामने हैं। और इसके बाद हम देखने की कोशिश ये करेंगे कि किस तरीके से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपने विचार व्यक्त किए हैं विचारधारा के बारे में। और इस संदर्भ में जो प्रमुख बात है वह यह कि जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, मुझे उम्मीद है कि आप उनके बारे में एक आम फहम समझ रखते होंगे। आप ये जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने काफ़ी सारी रचनाएँ साथ-साथ की, जिसमें कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी एक प्रमुख रचना है, द जर्मन आइडियोलॉजी एक दूसरी रचना है। लेकिन आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने कई सारी जो रचनाएँ हैं, वह खुद की थी। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने द जर्मन आइडियोलॉजी में ये विचार रखा कि हर युग में शासक वर्ग के विचार जो होते हैं, वही शासक विचार होते हैं। और कार्ल मार्क्स की जो अकेले लिखी हुई पुस्तकें हैं, उसमें कैपिटल एक सबसे प्रमुख पुस्तक है, इसके अलावा भी कई पुस्तकें हैं। फ्रेडरिक एंगल्स ने भी कुछ पुस्तकें अकेले लिखी, लेकिन जो इन दोनों लोगों की पूरी ज़िंदगी है, वह एक सहयोगी के रूप में, बौद्धिक सहयोगी के रूप में साथ-साथ चली। कई बार यह भी कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद मार्क्सवाद को एक व्यवस्थित विचारधारा का रूप देने में फ्रेडरिक एंगल्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने मार्क्सवाद को एक विज्ञान का रूप देने की कोशिश की या कम से कम ऐसा दावा किया कि मार्क्सवाद एक विज्ञान है। तो जो मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया कि यह बोलते हैं कि प्रत्येक दौर में जो शासक वर्ग का विचार होता है, वही शासक विचार होता है। और यानी कि अगर हम पूंजीवादी दौर में रह रहे हैं, तो पूंजीवाद को सही बताने वाली जो विचारधारा है वही प्रमुख विचारधारा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यह दिखाया जाता है बार-बार कार्ल मार्क्स के अनुसार कि जो पूंजीवादी गुण हैं, पूंजीवादी जो वैल्यूज़ हैं, वह किसी भी समाज के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन मार्क्स ने बार-बार यह दिखाया कि जो उदारवाद या पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर जो जिन सद्गुणों को, जिन वैल्यूज़ को आगे बढ़ाया जाता है, उन वो वैल्यूज़ जो होती हैं, वो दरअसल एक्सप्लॉइटेशन या शोषण को छिपाने का काम करती हैं। मार्क्स की विचारधारा की अवधारणा में हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि कई तरह की प्रमुख बातें इसमें सम्मिलित हैं। पहला, विचारधारा झूठी चेतना को आगे बढ़ाती है। पूंजीवादी सामाजिक संबंधों के विशिष्ट विश्लेषण से मार्क्स और एंगल्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि विचारधारा इन्वर्टेड चेतना और इन्वर्टेड हकीकत के बीच का संबंध को आभास के एक स्तर के रूप में प्रस्तुत करती है।
यानी कि जो इनके बीच का संबंध होता है, जो हकीकत होता है, जो कि खुद उल्टी रूप में नज़र आता है, और जो मनुष्य की चेतना होती है, उनको किस तरीके से देखना है मनुष्य की चेतना को, उसमें एक विचारधारा जो होती है, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे स्तर पर ये मानते हैं कि विचारधारा वर्ग व्यवस्था से जुड़ी हुई है, और तीसरे स्तर पर विचारधारा शक्ति की अभिव्यक्ति है, और चौथे स्तर पर विचारधारा एक अस्थायी परिघटना है, और यह तब तक कायम रहती है जब तक इसे उत्पन्न करने वाली वर्ग व्यवस्था भी कायम रहती है। इसका मतलब यह है कि मार्क्सवाद के भीतर मोटे तौर पर विचारधारा को नकारात्मक रूप से देखा गया। नकारात्मक रूप कहने का यहाँ पर अर्थ यह है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स से हम मान कर चलते हैं कि अगर हम पूंजीवादी समाज के भीतर रह रहे हैं, तो जो पूंजीवादी समाज या कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वह कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक खास तरीके के विचार को आगे बढ़ाती है, और यह बात किसी भी समाज के बारे में सत्य है कि जहाँ वहाँ जिस तरीके के शासन होगा, उसके अनुकूल जो विचार होंगे, वही विचार शक्ति के प्रयोग के रूप में सामने आएंगे, उन्हीं विचारों को बार-बार आगे बढ़ाया जाएगा। और इस अर्थ में यह लोगों को जो सच्चाई होती है, उसे एक धुंधले तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, जिससे लोग वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। तो जो लोगों की चेतना होती है, वो खुद इन्वर्टेड या उल्टी अवस्था में होती है। जो हकीकत होती है, उसे उल्टी अवस्था में दिखाने के लिए जो विचारधारा होती है, वो एक मध्यस्थ स्तर का काम करती है। तो इस लिहाज से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने काफी आलोचनात्मक तरीके से विचारधारा से संबंधित अपने विचारों को रखा, और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब तक वर्ग व्यवस्था है, तब तक इस तरीके की विचारधारा की स्थिति, विचारधारात्मक स्थिति रहेगी, और जब वर्ग व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, तो इस तरह की विचारधारात्मक स्थिति की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी होगी कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने जिस तरीके से क्लासिकल मार्क्सिज्म को प्रस्तुत किया, उसमें वो सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करते हैं, उसके बाद की स्थिति होती है स्लेव ओनिंग सोसाइटी या दास स्वामित्व वाली व्यवस्था, ठीक है? और तीसरे स्तर पर वो फ्यूडल सोसाइटी या सामंती समाज की बात करते हैं। चौथे स्तर पर वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी या पूंजीवादी समाज की बात करते हैं। उसके बाद शोषण के कारण वो बोलते हैं कि मजदूर वर्ग कुलबंद होते हैं, वो क्रांति करते हैं, और उसके बाद सर्वहारा की तानाशाही की स्थिति आती है, जहाँ पर कि कुछ जो मजदूरों के प्रतिनिधि होते हैं, वो शासन करते हैं। फिर धीरे-धीरे करके समाजवाद की स्थिति आती है, और आखिरकार साम्यवाद या कम्युनिज्म की स्थिति आती है। इस पूरे विश्लेषण में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ये मानते हैं कि आदिम साम्यवादी अवस्था या प्रिमिटिव कम्युनिज्म की स्थिति और अंत में जो कम्युनिज्म की स्थिति आती है, इन्हीं दोनों में कोई वर्ग नहीं होता है। तो ये बोलते हैं कि इसके पीछे के जितने भी 7 तरह की स्थितियां होंगी, वहां वर्ग होगा, वर्ग व्यवस्था होगी, इसलिए विचारधारा का भी अस्तित्व होगा, और विचारधारा वह विचारधारा प्रभावी होगी जो कि शासक वर्ग की विचारधारा होती है। इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि इनके लेखन में यह बात अंतर्निहित है, हालांकि वो खुलकर इस बारे में बात नहीं रखते हैं, और यह कमी फिर बाद में लेनिन पूरा करते हैं, लेकिन यह बात कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन में भी या विचारों में भी सामने आती है कि चूंकि विचारधारा तब समाप्त होगी एक नकारात्मक तत्व के रूप में जबकि साम्यवाद की स्थिति आएगी। तो उसके पहले जो क्रांति के बाद की स्थिति होगी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट या सर्वहारा की तानाशाही की, या सोशलिज्म या समाजवाद की, तो वहां भी विचारधारा होगी, और जो शासक वर्ग होगा उसके विचारों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। और इस लिहाज से एक बार फिर से अगर हम मार्क्सवाद के भीतर इस चीज को देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से विचारधारा को देखा गया है, तो हमें लेनिन के विचारों से काफी महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं। लेनिन ने 1902 में व्हाट इज टू बी डन नामक एक बुकलेट या पुस्तिका की रचना की थी, और इसमें उन्होंने ये विचार व्यक्त किया था कि समाजवादी विचारधारा जैसी भी कोई चीज हो सकती है, या मार्क्सवादी विचारधारा जैसी भी चीज हो सकती है, और इस अर्थ में लेनिन ने विचारधारा की अवधारणा के अर्थ का विस्तार किया था। और विचारधारा के अर्थ का विस्तार करते हुए लेनिन यह दिखाते हैं कि
जो वर्ग टकराव की स्थिति होती है, उसमें जो आइडियोलॉजी या विचारधारा होती है, वो शासक वर्ग के हितों से जुड़ी हुई लगती है और इसकी समीक्षा प्रभुत्व के अधीन रहने वाले वर्गों से जुड़ी होती है। यानी कि अगर पूंजीवाद है, तो पूंजीवाद में एक विचार होगा जो कि उदारवाद के माध्यम से पूंजीवाद को आगे बढ़ाएगा, जिसकी बात कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स भी करते हैं। लेकिन लेनिन उससे एक कदम आगे जाते हैं और वो साफ तौर पर यह बोलते हैं कि जो इनकी एक समीक्षा होगी, वह भी एक विचारधारा या विचार के रूप में होगी और एक अलग वर्ग द्वारा शासक वर्ग विचारधारा की समीक्षा आती है, या यह कहा जा सकता है कि एक अलग विचारधारात्मक दृष्टिकोण से शासक वर्ग विचारधारा की समीक्षा की जाती है। इसलिए लेनिन के अनुसार विचारधारा विभिन्न वर्गों के हितों से जुड़ी हुई राजनीतिक चेतना बन जाती है। खासतौर पर वे बुर्जुआ और समाजवादी विचारधारा के बीच विरोध पर जोर देते हैं। और यहाँ यह बात, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि काफी हद तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों में भी अंतर्निहित लगती है, लेकिन लेनिन का मुख्य योगदान यह है कि उन्होंने पहली बार साफ तौर पर यह कहा कि जो बुर्जुआ विचार हैं, उसके खिलाफ या उसकी आलोचना के रूप में एक समाजवादी विचारधारा का उद्भव होता है और ये जो विचारधारा होती है, वह बुर्जुआ विचारधारा को की जो कमियां हैं उसको खुलकर सामने लाती है और इसके माध्यम से जो लोग समाजवाद का समर्थन करने वाले लोग होते हैं, जो लोग क्रांति के समर्थक लोग होते हैं, उन्हें यह गोलबंद करने का प्रयास करती है। तो ये जो एक पूरा विचार है, वह इनके लेखन में सामने आता है। और विचारधारा के बारे में जो लेनिन के बाद अगर हम किसी एक अन्य विचारक का नाम रख सकते हैं, तो वो एंटोनियो ग्राम्सी हैं। एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में मुझे यह उम्मीद है कि हम लोगों में से अधिकांश लोग, जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप राजनीति सिद्धांत के विद्यार्थी हैं, तो आप उनके बारे में जानते होंगे। एंटोनियो ग्राम्सी इटली के मार्क्सवादी थे और इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के वो मेंबर थे। उन्हें मुसोलिनी ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में गिरफ्तारी के दौरान जेल में रहते हुए ही तकरीबन वो 10 से 11 सालों तक जेल में रहे और उसके बाद 1937 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद उनके बहुत सारे लेखन बेतरतीब रूप में, बिखरे हुए रूप में जेल में मिलते हैं और उन्हें बाद में एक जगह लाकर एक पुस्तक प्रकाशित की गई, द प्रिजन नोटबुक्स के नाम से। अब द प्रिजन नोटबुक्स में ही ग्राम्सी के बहुत तरह के विचार सामने आते हैं और उसमें उनकी विचारधारा के बारे में भी जो उनकी सोच है वह सामने आती है और वह ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम कह सकते हैं या ज्यादा साफ तरीके से यह बताते हैं कि पूंजीवादी समाजों में विचारधारा किस रूप में काम करती है। लेकिन हमें ग्राम्सी के बारे में यह भी समझने की आवश्यकता है कि ग्राम्सी ने विचारधारा का विश्लेषण करते हुए यह समझने की कोशिश की कि आखिर जो पूंजीवादी राज्य हैं यूरोप के, वहां पर क्रांतियां क्यों नहीं हुई, और इसके जवाब में उन्होंने एक हेजिमनी या वर्चस्व की बात को सामने रखा, एक अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। लेकिन हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है हमेशा ही कि द प्रिजन नोटबुक्स, जिसमें कि ग्राम्सी इस तरीके के विचार को सामने लाते हैं, वह एक व्यवस्थित पुस्तक नहीं है। तो उस पुस्तक में बेतरतीब तरीके से कभी किसी दिन ग्राम्सी ने कुछ लिखा, कभी ग्राम्सी ने कुछ और लिखा, तो उनको एक जगह लाया गया है और उसको संपादित करने के लिए खुद ग्राम्सी इस दुनिया में नहीं थे। तो ये थोड़ा सा, जब भी हम द प्रिजन नोटबुक्स को पढ़ें, जो कि 1970s में इंग्लिश में आ पाई थी, तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। बहरहाल जब ग्राम्सी यह बात करते हैं कि किस तरीके से जो पूरी स्थिति होती है एक पूंजीवादी समाज के भीतर, जहाँ की क्रांति होनी चाहिए तो पर क्रांति नहीं होती है, तो वो यह कहते हैं कि वहां एक तरीके से हेजेमनी की स्थिति होती है पूंजीवादी वर्ग की। और इस संदर्भ में वो इस बात पर जोर देते हैं कि हेजेमनी का जो पूरा अर्थ है वह है कॉन्सेंट जनरेशन के थ्रू रूल करना, सहमति बनाकर शासन करना
और अक्सर इस तरीके की सहमति को बनाने के लिए जिस चीज का सहारा लिया जाता है वह है जो सांस्कृतिक रूपक होते हैं उनका, और या फिर जो दूसरे कई तरीके के संस्थाएं होती हैं समाज में, नागरिक समाज उसमें शामिल है, तो उसके माध्यम से वो एक तरीके की सहमति बनाई जाती है, जिसमें कि स्कूल है, क्लब हैं, दूसरे तरीके की संस्थाएं जो नागरिक समाज के रूप में, सिविल सोसाइटी के रूप में होती हैं, वो हैं। तो यहाँ जो एक विचारधारा होती है, जो कैपिटलिस्ट क्लास की विचारधारा होती है, उसकी हेजेमनी कायम होती है। हेजेमनी का मतलब यह है कि एक तरीके की सहमति लोगों के मन में होती है कि जो भी शासन चल रहा है वो उनकी अपनी भलाई के लिए चल रहा है। और ये जो एक पूरी स्थिति है उसके बारे में ग्रामसी यह बताते हैं कि इसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि कई बार जो समूह नए तरह की मांग करते हैं उनकी मांगों को स्वीकार भी किया जाता है। तो इस तरीके से एक कॉन्सेंट जनरेशन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ग्रामसी इसमें बदलाव करने का भी एक रास्ता देखते हैं। ग्रामसी यह भी बताते हैं कि जो समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं उसमें कुछ लोग ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल के रूप में होते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के रूप में होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं जो हेजेमनी चल रही है उसको और मजबूती देने का काम करते हैं और ये ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल के रूप में होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो श्रमिकों को या श्रमिक वर्ग को बार बार नई तरह की संभावनाओं के बारे में, नई तरह की मांगों के बारे में गोलबंद करते हैं। जो एक हेजेमनी बनी हुई है, बना हुआ है पूरे समाज में, उसके खिलाफ एक काउंटर हेजेमनी बनाने की कोशिश करते हैं और वो यह बताने की कोशिश करते हैं जो शोषित वर्ग है उनको, उन्हें किस तरीके से शोषण का शिकार बनाया जा रहा है और किस तरीके से उन्हें अपने लिए नए तरह की मांगे सामने रखनी है। तो एक पूरी प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। तो जिस तरह की बात लेनिन ने कही थी कि एक जो होता है वो बुर्जोआ वर्ग की विचारधारा होती है और दूसरी मार्क्सवादी वर्ग की विचारधारा होती है, उसी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ग्रामसी ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरीके से जो विचारधारा होती है वह एक पूंजीवादी समाज में काम करती है और किस तरीके से जो प्रभुत्वशाली या डोमिनेंट क्लास की जो आइडियोलॉजी है उससे अलग एक काउंटर हेजेमनी के रूप में एक दूसरी तरह की विचारधारा का निर्माण किया जा सकता है। तो ग्रामसी के इन विचारों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपना विचार दिया उसमें जो काउंटर हेजेमनी का जो एक आइडिया है वो काफी हद तक एक रेवोल्यूशनरी विचार माना जा सकता है। और अगर हम विचारधारा के बारे में हम गैर मार्क्सवादी व्याख्याओं के पास जाएं तो वहां भी हमें कई तरीके के विचार मिलते हैं और हम देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम कार्ल मेनहाइम की बात करेंगे। कार्ल मेनहाइम जो है उन्होंने आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी और उन्होंने विचारधाराओं को ऐसी चिंतन प्रणालियों के रूप में परिभाषित किया जो एक तरह की सामाजिक व्यवस्था की तरफदारी करने का काम करती हैं या मोटे तौर पर प्रभुत्वशाली या शासक वर्ग के हितों को अभिव्यक्त करती हैं। दूसरी ओर उन्होंने यूटोपिया शब्द को रखा और उन्होंने कहा कि भविष्य के आदर्श के प्रस्तुतिकरण के रूप में होता है। ये भविष्य के रेडिकल सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं जो यूटोपिया से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं और यह दमित और अधीनस्थ समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद मैनहाइम ने विचारधारा के दो रूप बताए, पहला विशिष्ट और दूसरा संपूर्ण, पर्टिकुलर एंड टोटल। तो जो विशिष्ट या पर्टिकुलर विचारधाराएं होती हैं वे कुछ व्यक्तियों, समूहों या दलों से संबंधित होती हैं, वहीं जो संपूर्ण विचारधारा होती है वह एक विश्व दृष्टि को प्रस्तुत करती है। मैनहाइम यह मानते हैं कि हर प्रकार की विचारधारा और यूटोपिया विकृत यथार्थ की तस्वीर पेश करती है, लेकिन सामाजिक रूप से असंबद्ध बुद्धिजीवी वर्ग वस्तुनिष्ठ सत्य की प्राप्ति का प्रयास कर सकता है। यानी कि जो एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होता है उसके लक्ष्य को वो पूरी तरीके से खारिज नहीं करते हैं और वे इस बात पर जोर देते हैं कि हालांकि विचारधारा अपने आप में सीमित होती है, यूटोपिया भी अपने आप में एक विकृति के रूप में होती है, लेकिन फिर भी यह कोशिश की जा सकती है कि वस्तुनिष्ठ रूप से सत्य को प्राप्त किया जाए और इस रूप में उन्होंने विचारधारा को देखने की कोशिश की। तो जो प्रमुख रूप से ये सभी विचारक हैं, इनके लेखन के अलावा कई ऐसे अन्य
लेखन भी हैं जिसमें कि विचारधारा को देखा गया। अगर हम उदारवादी नजरिए से विचारधारा पर हुए कामों को देखें तो हमें एक नए तरह की अंतर्दृष्टि या एक नए तरह का एक इंसाइट हमें मिलता है। बहुत से उदारवादी विचारकों ने भी अ, विचारधाराओं के बारे में या विचारधारा के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया और इस संदर्भ में हम मुख्य रूप से उन विचारकों को रख सकते हैं जिन्होंने जब भी अपना लेखन किया तो उस लेखन में फासीवाद या नाजीवाद या फिर स्टालिन के दौर में जिस तरीके का शासन उभर कर सामने आया सोवियत संघ में, उसकी आलोचना की। और इस संदर्भ में आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जब हम नाजीवाद, फासीवाद की बात कर रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? जब हम स्टालिन की बात कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है? फासीवादी विचारधारा जो है वह मुख्य रूप से इटली में उभर कर सामने आई, जिसमें कि एक पहचान के आधार पर राष्ट्र को सर्वोच्च शक्ति मानने की बात कही गई थी, जिसका नुकसान यही था कि जो लोग उस पहचान के आसपास नहीं आ पाते थे, वो काफी हद तक एक तरीके से अन्याय या उत्पीड़न का शिकार या बहिष्करण का शिकार हुई। नाजीवाद फासीवाद से एक कदम आगे था क्योंकि इसने नस्ल के आधार पर या जातीयता के आधार पर सिर्फ भेदभाव या बहिष्करण की बात नहीं की, बल्कि काफी हद तक लोगों को मारा भी किया जो कि एक शुद्ध जो जर्मन आर्य नस्ल था उसकी अवधारणा में फिट नहीं होते थे। तो हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ बहुत सारा अत्याचार किया, गैस चैम्बर्स में बहुत सारे यहूदियों को मार दिया गया। जहाँ तक स्टालिन की बात है, स्टालिन सोवियत संघ के नेता थे, वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में वो सामने आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के मुख्य नेता के रूप में सामने आए थे लेनिन के बाद। लेनिन के जीवन के दौरान ही वह शासन में आ चुके थे क्योंकि लेनिन अपने जीवन के आखिरी वर्षों में बीमार रहते थे। बाद में जब 1930 का दशक आया तो उन्होंने अलग-अलग तरीके की नीतियां अपनाई, जिसके बारे में कहा गया कि इसका लक्ष्य प्रमुख रूप से साम्यवादी स्थिति को हासिल करना है। तो अब उसमें एक कलेक्टिवाइजेशन की नीति प्रमुख थी। कलेक्टिवाइजेशन की नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि जो लोगों की जमीन है, खेत हैं, उनको राज्य ले लेगा और वहां पर सामूहिक खेती की जाएगी, तो फिर लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं दे दी जाएंगी। लेकिन इसके साथ समस्या भी थी। समस्या यह थी कि लोग अपनी निजी संपत्ति देने के लिए तैयार नहीं थे और इसके कारण से लोगों ने इसका विरोध किया और जिन लोगों ने भी इसका विरोध किया उनकी एक तरीके से निर्ममता पूर्वक हत्या करा दी गई, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया या कहा गया कि ये लोग रिएक्शनरी हैं, क्रांति के विरोधी हैं। स्टालिन ने अपने देश में अपनी पार्टी के भीतर मौजूद लोगों का भी सफाया करवाया जिनके बारे में उन्हें शक था कि ये उनके विचार को नहीं मानते हैं। तो एक व्यक्ति यानी कि स्टालिन का विचार एक पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का विचार बन गया और फिर वही विचार सोवियत यूनियन का एक देश के रूप में विचार बन गया और उसका विरोध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सजा दी गई, उनकी हत्याएं कराई गई और या तो कई लोगों को एकदम बिल्कुल ही गायब कर दिया गया, कई बार झूठे आरोपों में फंसाकर लंबे समय तक जेल में डाल दिया गया। ये सारी जो घटनाएं हुई उन्होंने उदारवादियों के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि असल में विचारधारा पर एक खास तरह की विचारधारा पर ज्यादा जोर देने के कारण ही इस तरह की स्थिति आई है। और इस संदर्भ में हम एक विशेष रूप से उल्लेख कर सकते हैं जो कार्ल पॉपर है, जिन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो उसमें उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो एक विचारधारात्मक आग्रह होता है वह एक ऐसी स्थिति को पैदा करता है जिसमें कि दूसरे तरह की सोच के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। एक बड़ा आदर्श तय कर दिया जाता है और उस आदर्श के हिसाब से हर प्रकार के लोगों को हाँकने की कोशिश की जाती है, उन्हें ढालने की कोशिश की जाती है। और वो जो एक विचारधारात्मक सत्य की बात होती है, चाहे वो प्लेटो के आदर्श राज्य के रूप में हो या फिर चाहे वो नाजीवाद, फासीवाद, मार्क्सवाद के रूप में हो, उसमें
दूसरी तरीके की सोच के लिए जब स्थान नहीं रहता है तो पूरी तरीके से एक क्लोज सिस्टम हो जाती है, जिसमें कि मनुष्य की चेतना घुटती है, उसका सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है। और इन्हीं सब आधारों पर जो उदारवादी विचारक रहे, उन्होंने काफी तीखी आलोचना की इन सभी व्यवस्थाओं की, इन सभी तरह के वादों की, इन सभी तरह के इज़म्स की, या फिर हम कह सकते हैं इन सभी तरह की विचारधाराओं की। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया, उन्होंने इस बात पर बार-बार जोर दिया कि असल में यह सभी जो व्यवस्थाएँ हैं, वह मनुष्य की ऑटोनॉमी, यानी कि अपने सही और अपने गलत के बारे में फैसला करने की मनुष्य की क्षमता की का उल्लंघन करती हैं, उसकी अवहेलना करती हैं, उसका वायलेशन करती हैं। इसलिए उनका यह कहना था कि ज़्यादा ज़ोर इस बात पर होना चाहिए कि किस तरीके से व्यक्ति जो है वह खुद को एक ऐसे एक ऐसे कर्ता के रूप में, एक ऐसे एजेंट के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ, जहाँ वे खुद सोचते हुए अपना कार्य तो ये जो उदारवादियों की तरफ से जो आलोचनाएँ विचारधारा की आईं, निश्चित रूप से वे उदारवाद को एक विचारधारा ना मानने के बजाय विचारवाद को एक जीवन पद्धति के रूप में देखने का नतीजा थी, जिसमें कि यह बार-बार दिखाने की कोशिश की गई कि जो उदारवाद से जुड़ा हुआ है, वह काफ़ी बेहतरीन तरीके से या काफ़ी बेहतर तरीके से या अच्छे तरीके से या सही स्थिति के माध्यम से इस पूरे विश्व को देख सकता है और उसके उसमें वह बंद व्यवस्था नहीं होती है, वह क्लोज़ सिस्टम नहीं होता है, जो व्यक्ति के दम को घोटे या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही तरीके से विकास ना होने दे। तो इस आधार पर उदारवादियों ने काफ़ी तीखी आलोचना प्रस्तुत की अन्य विचारधाराओं की। और मैं आगे इस बात पर का भी ज़िक्र करूँगा कि किस तरीके से दूसरी विचारधाराओं ने भी उदारवाद की आलोचना की। खास तौर पे जब हम अलग-अलग विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, उदारवाद के बारे में या फिर मार्क्सवाद के बारे में, तो हम इस बात पर नज़र डालेंगे कि इन अलग-अलग विचारधाराओं ने एक दूसरे की कैसे आलोचना की। लेकिन इस पूरी चर्चा में जो एक महत्वपूर्ण पहलू है, वह इस बात से जुड़ा हुआ है कि एक और धारा है प्रैग्मैटिज्म के रूप में, और प्रैग्मैटिज्म को हम हिंदी में बोल सकते हैं गतिशीलता या फिर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म के सेंस में नहीं, पर ये समझना कि कौन-सी स्थिति ज़्यादा बेहतर है, किस दिशा में बढ़ना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एक विचारधारात्मक पट्टी बाँध कर आगे बढ़ा जाए, चीज़ों को सिर्फ़ एक खास नज़रिए से देखा जाए। प्रैग्मैटिज्म इस बात पर जोर देता है कि स्थिति की गहनता को समझें, एक खास स्थिति में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनकी समझ बनाने की कोशिश करें और उसके आधार पर फिर हम अपने निर्णय लें। विलियम जेम्स और जॉन डेवी जैसे विद्वानों ने प्रैग्मैटिज्म का समर्थन किया। किसी भी स्थिति में सभी तथ्यों से में के बारे में जानकारी रहकर व्यावहारिक रूप से सुसंगत कदम उठाना ही प्रैग्मैटिज्म है। और ये जो एक आइडिया है, उसको हमें ये ध्यान रखना होगा उसके बारे में कि यह कहीं से भी इस बात का समर्थन नहीं करता है कि हम अवसरवादी बने। यह अवसरवादी बनना नहीं है, यानी कि प्रैग्मैटिज्म जो है वह वैचारिक अंधता को रोकता है, लेकिन यह नहीं कहता है कि एक व्यक्ति के रूप में या एक चिंतनशील प्राणी के रूप में हम जहाँ भी अपना लाभ देखें उस दिशा में मुड़ जाएँ। इसके बजाय वह यह कहता है कि हम सभी कारकों का अवलोकन करें और उसमें अगर हम एक खास तरीके से चीज़ों को पहले से देखते आए हैं, पहले से उसके बारे में विचार करते आए हैं और अभी एक खास स्थिति में हमें लगता है कि हमारे इस दृष्टिकोण की कई सीमाएँ हैं, तो हमें वैचारिक अंधता को या आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस को अपनाने के बजाय उस कमी को दूर करने और अपनी उस विचारधारा की सीमाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और एक नए तरह की स्थिति या एक नए तरह की सोच की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि उदारवाद के भीतर एक खास तरीके की स्थिति आई 1990 के बाद, और 1990 के बाद ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो गया। 1990-89 के आखिर में शुरू हुई प्रक्रिया 90 तक आते-आते सोवियत संघ बिखर गया। अब एक रूस के रूप में एक देश है, पर वो कहीं से भी महाशक्ति नहीं है।
तो इसके कारण से यह माना गया, फ्रांसिस फुकुयामा ने द एंड ऑफ आइडियोलॉजी में एक विशिष्ट तर्क दिया, जिसे में उन्होंने यह कहा कि अब विचारधारात्मक स्तर पर दुनिया के भीतर कोई संघर्ष या कोई टकराव नहीं बचा है और अब सिर्फ और सिर्फ एक तरह की विचारधारा यानी कि उदारवाद की विचारधारा ही सबसे प्रभावी विचारधारा के रूप में मौजूद है। 1990 के दशक में बहुत सारे विकासशील देशों ने एक जो वैश्वीकरण की जो पूरी प्रक्रिया थी, उदारीकरण या बाजारीकरण की प्रक्रिया, यानी कि तीनों एक साथ जुड़े हुए जो माने जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनकी प्रक्रियाओं की ओर खुद को आगे बढ़ाया। इसे भी उदारवाद की जो पूरी एक विजय यात्रा थी, उसके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन अपने आप में यह एक ऐसा विचार है जिसे हम पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते, यानी कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि विचारधाराओं का अंत हो गया है। और क्योंकि व्यक्ति या मनुष्य जो होते हैं वो अलग-अलग तरीके से चीजों को देखते हैं और उस अलग-अलग तरीके से चीजों को देखने में ही विचारधारात्मक भिन्नता की मौजूदगी निहित है। तो कुछ हद तक उदारवाद के भीतर कई तरीके के विवाद रहे और कई तरीके के नए मुद्दे उभर कर सामने आए, लेकिन उदारवाद के बाहर भी हम देख सकते हैं कि कई अलग-अलग तरह की विचारधाराएं सामने आई हैं और उसमें जैसे अगर हम उदारवाद के भीतर की द्वंद्व की या संघर्ष की बात करें, तो हम ये देख सकते हैं कि समुदायवाद के रूप में या फिर बहुसंस्कृतिवाद के रूप में किस तरीके से एक विचारधारात्मक उथल-पुथल या चर्निंग से उदारवाद गुजरा है और यह इस बात में उदारवाद की एक विचारधारा के रूप में तारीफ भी की जा सकती है कि उसने इस उथल-पुथल के बीच खुद को संशोधित करने, खुद को नए रूप में ढालने का प्रयास किया है, जिसके बारे में हम जब उदारवाद की बात करेंगे तो और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ जो दूसरा आयाम है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि उदारवाद की दिशा से बाहर भी एक नए तरीके के चिंतन की पूरी प्रक्रिया या विचारधारा की पूरी प्रक्रिया का उभार हुआ है। मिसाल के तौर पर जो एक इस्लामिक चिंतन के रूप में जो चुनौती मिली है उदारवाद को, उसका सामना करना, उससे खुद को एडजस्ट करना भी उदारवाद के लिए एक चुनौती है। निश्चित रूप से आतंकवाद अपने आप में कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन इसने एक कट्टरपंथ के रूप में ही सही पर उदारवाद के सामने चुनौती रखी है। दूसरे स्तर पर हम देख सकते हैं कि जो एक इकोलॉजिज्म के रूप में, पर्यावरणवाद के रूप में जो एक पूरी चिंता की स्थिति सामने आई है और जो एक विचारधारा, नए तरह की विचारधारा उभरकर सामने आई है, जिसने कि उदारवाद की सीमाओं को भी दिखाया है कि किस तरीके से उदारवाद में अत्यधिक दोहन या शोषण पर जोर दिया जाता है। तो इस आधार पर इसने उदारवाद और एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट स्टेट्स यानी कि जो समाजवादी राज्य जिन्होंने मार्क्सवादी आधार पर शासन किया, उनकी कमियों को भी रेखांकित किया है। इसी तरीके से जो नारीवादी समूह हैं, उन्होंने भी एक अलग तरीके से उदारवाद के लिए चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। कई अन्य मामलों में मार्क्सवाद अपने ज्यादा संशोधित रूप में सामने आने के लिए या और ज्यादा स्वीकार्य होने के लिए खुद को प्रस्तुत करता रहा है। बहुत तरह के ऐसे लेखन सामने आए हैं जिन्होंने उदारवाद की सीमाओं को और ज्यादा गहनता से दिखाया है। तो यह कहना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं होगा कि उदारवाद ने पूरी तरीके से एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे विचारधाराओं का अंत हो गया है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा उदारवाद के रूप में बची हुई है। बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे समाज हैं, जिसमें हिंदुस्तान का समाज भी है, अमेरिका का समाज भी है, जहाँ नए रूप में न्यू राइट या फिर कंजर्वेटिव थिंकिंग का उभार हो रहा है, जहाँ पर कंजर्वेटिव थिंकिंग का मतलब हुआ कि हम अपनी जो देश या संस्कृति की बातें हैं उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं और कई बार ऐसा करते हुए हम व्यक्ति की स्वायत्तता या व्यक्ति के ऑटोनॉमी के तर्क को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो ये एक पूरी प्रवृत्ति है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हम देख सकते हैं कि लिबरलिज्म की सारी वकालत के बावजूद इस बात पर वो जोर देने लगे, खासतौर पर ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति चुनाव के प्रचारों में इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका की नौकरी सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी लोगों के लिए रहे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आप प्रवासी हैं और उससे अमेरिकी हितों को चोट पहुंचती है
तो उन माइग्रेंट लोगों को यहाँ से बाहर जाना होगा, और या ऐसे माइग्रेंट लोगों को वो अमेरिका में नहीं आने देंगे। तो ये जो एक स्थिति है वह भी दिखाती है कि किस तरीके से उदारवाद को अलग-अलग रूपों में, खुद उदारवाद के भीतर से भी और खुद उदारवाद की सीमाओं को दिखाते हुए नए तरह की चुनौतियों से भी चुनौती मिल रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है जब भी हम विचारधारा की बात करते हैं, तो वह चीज़ है लेफ्ट, राइट और सेंटर से जुड़ी हुई। लेफ्ट, राइट और सेंटर शब्द जो है वो हम अपने आम जनजीवन में इसका उपयोग करते हैं। खासतौर पे अगर राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी है, तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि वो बिल्कुल साफ तरीके से समझे कि जब लेफ्ट शब्द कहा जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, जब राइट शब्द कहा जा रहा है तो उसका क्या मतलब है। एक बात तो यह है कि लेफ्ट और राइट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के समय की मानी जाती है। 1789 के स्टेट जनरल की पहली बैठक में एक रेखीय स्पेक्ट्रम में बैठने का स्वरूप एक तय किया गया, जिसमें कि एक तरफ सबसे पहले जो साम्यवादी थे वो, फिर समाजवादी, उदारवादी, अनुदारवादी और फासीवादी। तो साम्यवादी जो हैं वो बिल्कुल लेफ्ट हो गए और फासीवादी एक्सट्रीम राइट के रूप में सामने आए। राजा का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्रीय लोग उसकी दाहिनी ओर बैठे और रेडिकल विचार रखने वाले थर्ड स्टेट के लोग उसकी बाईं ओर। बाद के फ्रांसीसी सभाओं में भी इसी प्रकार के बैठने की व्यवस्था रही। तो ये जो एक पूरी स्थिति है उसमें मोटे तौर पर अगर हमें समझना हो तो इसकी एक बहुत अच्छी परिभाषा लेफ्ट और राइट की डीएन झा की पुस्तक में मैंने पढ़ी थी, जिन्होंने बहुत अच्छे से ये बताया था कि जो लेफ्ट के समर्थक होते हैं वो यह मानते हैं कि जो एक आदर्श भविष्य है, जो एक आदर्श स्थिति है, आदर्श जीवन है, वह भविष्य की गोद में है। और जो राइट के समर्थक होते हैं, जो दक्षिण पंथ के समर्थक होते हैं, मोटे तौर पर वो यथास्थितिवादी भी कई बार माने जाते हैं, लेकिन वो हमेशा यथास्थितिवादी नहीं होते हैं, बल्कि वो यह मानते हैं कि जो एक सुनहरा भविष्य है वह अतीत में कहीं है। प्रोफेसर झा ने शायद ये भारतीय संदर्भ में ज्यादा देखा था, लेकिन आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि संस्कृति, परंपरा जैसी चीजों पर जोर देना दक्षिण पंथ की मुख्य विशेषता है। बार लोग जो हैं वो खुद को लेफ्ट टू सेंटर बोलते हैं, और कई बार उसको वो सेंटर से खुद को राइट की तरफ दिखाते हैं, यानी वो पूरी तरीके से खुद को लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट नहीं कहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि या तो सेंटरिस्ट हैं, यानी कि वो मध्यमार्गी हैं, और ऐसी विचारधारा के लोग हो सकते हैं जो कि संस्कृति में, परंपरा में भी बहुत सारी चीजों को अच्छा माने, और वो यह भी माने कि धीरे धीरे हमें बदलाव की ओर भी आगे बढ़ना है। और उसमें फिर हम एक पेंडुलम की तरह कल्पना कर सकते हैं, जहां पर एक तरफ सबसे बाईं ओर जो है वो मेरे हाथ का जो बायां हाथ है वो एक तरीके से लेफ्ट हो गया और सबसे एक्सट्रीम पे राइट हो गया, और जो सेंटर है उससे कई लोग बिल्कुल ऊपर लेफ्ट तक नहीं जाएंगे, पर बीच में भी रह सकते हैं और थोड़ा सा लेफ्ट की ओर मुड़े रह सकते हैं, थोड़ी सी राइट की ओर मुड़े रह सकते हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि लेफ्ट, राइट और सेंटर, ये जो एक पूरी प्रक्रिया है, इसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से विचारधारा को देखा जाता रहा है या विचारधारा को समझा जा सकता है, और उसके आधार पर हम एक समझ बना सकते हैं कि हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं या जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे स्पेक्ट्रम या इस पूरी रूपरेखा में कहाँ फिट होते हैं। और इसके अलावा हम जो पूरी विचारधारा का जो पूरा विमर्श है उसमें हम यह भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो अलग-अलग विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं, उनके अंतर को, उनके बीच के अंतर को समझा जाए। और इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से हमें जो राजनीतिक सिद्धांत के भीतर चलने वाले वाद-विवाद हैं, उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की एक साधन मिल सकता है।